8 साल पहले जब हमारा एमसीए सिर्फ 10 साल का था, तब उसे पहली बार रियलाइज होता है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो घर के अंदर अकेले खेल रहा होता है और अपनी पावर से छोटी छोटी चीजों को हवा में उड़ा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है। लेकिन जहाँ एक मदर को अपने बेटे पर प्राउड होना चाहिए था, वहाँ वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है और तुरंत उसे रोक देती है। और फिर वो शांत होकर उससे पूछती है, क्या वो अपनी मदर के साथ लंबे टाइम तक जीना चाहता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ट्रान। ट्रान सीधा यस बोल देता है। उसके बाद उसकी मदर उसे एक प्रॉमिस करवाती है कि आज के बाद वो कभी भी अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा और कभी किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रान कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों। तब उसकी मदर उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है, नोबल्स और नाइट्स की। वो बताती कि जो लोग उसकी तरह स्पेशल पावर्स यूज कर सकते हैं उन्हें विजार्ड कहा जाता है, चाहे वो नोबल हो या फिर नाइट। लेकिन नोबल्स और नाइट सेम नहीं होते। नोबल्स वो होते हैं जो कि डिवाइन लोगों के यानी फ्रेयांस के डिसेंडेंट्स होते हैं, जो कभी पुराने ह्यूमंस को बचाने के लिए नीचे आए थे। वहीं पे नाइट्स वो होते हैं जिनका खून नोबल्स और ह्यूमंस के मिक्स से बना होता है। इसी वजह से विजार्ड्स के बीच में भी नोबल्स और नाइट्स में डिफरेंस होता है। फिर वो उसे असली बात बताती हैं कि ट्रान ने अपने फादर की पावर्स को इनहेरिट किया है, जो कि एक नाइट थे। और दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। शहर के बाहर बहुत से ईवल्स नोबल्स हैं जो कि नाइट्स को अपना स्लेव बनाकर रखते हैं। इसलिए ट्रान की मदर उससे स्ट्रिक्टली बोलती है कि वो अपनी विजार्ड वाली आइडेंटिटी को हमेशा सीक्रेट रखे। तभी सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद। ट्रान अभी भी अपना प्रॉमिस निभा रहा होता है। उसने कभी भी अपनी पावर्स यूज नहीं की और उसका कोई इंटेंशन भी नहीं है कि वो खुद को विजार्ड के रूप में रिवील करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो बल्कि माउंटेन से नीचे विलेज में जाने का भी प्लान नहीं करता। दूसरी तरफ हमें विलेज में 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। वो लोग विजार्ड और मॉन्स्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पॉपुलर बूढ़ा आदमी रोबस आता है। एक बच्चा उससे पूछता है कि वो विजार्ड कैसे बन सकता है, लेकिन रोबस सीधा बोल देता है कि सिर्फ चाहने से कोई विजार्ड नहीं बन सकता। वो एक्सप्लेन करता है कि जो विजार्ड्स होते हैं वो ह्यूमैनिटी के टॉप पर होते हैं। वो हाईएस्ट लेवल के बीइंग्स होते हैं जो इंसानों पर रूल करते हैं। ये असल में नोबल्स और नाइट्स होते हैं जिन्होंने अपने एंसेस्टर से मिस्टीरियस पावर्स इनहेरिट किया होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये दोनों बच्चे कभी भी विजार्ड नहीं बन सकते। पीछे खड़ा एक विलेजर ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो इतनी सीधी सी बात बच्चों को बोल रहा है। तभी एक और आदमी वहाँ पर आता है और बताता है कि एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। रोबस कंफर्म करता है कि कल रात एक विलेजर ने उस मॉन्स्टर को देखा। वो पूरा पिच ब्लैक शैडो से ढका हुआ था और साइज में एक घर जितना बड़ा लेपर्ड जैसा लग रहा था। ये सुनते ही सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन रॉबर्स उन सबको शांत कराता है और उन्हें बताता है कि जो विलेज का चीफ है वो ऑलरेडी सिटी गया हुआ है एक विजार्ड को बुलाने के लिए, और वो जरूर से किसी विजार्ड को ले आएगा जो कि उस मॉन्स्टर को खत्म करेगा। सब लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और बच्चों को वार्न किया जाता है कि अभी के लिए वो लोग फॉरेस्ट के पास ना जाए, क्योंकि सिंपल लोगों के लिए मॉन्स्टर को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए विजार्ड की जरूरत पड़ती है। तभी एक विलेजर पूछता है कि क्या सबको इस बात का पता है, और फिर वो बंदा स्पेसिफिकली पूछता है कि हिल पर रहने वाले शेफर्ड यानी ट्रान को पता है इस बात के बारे में। तभी सीन शिफ्ट होता है हिल पर। ट्रान आराम से लेटा हुआ होता है और अपनी शीप को पिलो बनाकर स्काई को देख रहा होता है। वो बोर हो चुका है क्योंकि हर दिन सेम चीजें रिपीट होती हैं। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शायद से बात करना भी भूल जाएगा। तभी रोबस वहाँ पर आ जाता है और ट्रान को बातें सुनाने लगता है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है जो वो लेटा हुआ है, जबकि अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ है। ट्रान उसे इग्नोर कर देता और सीधा बोलता है कि साइड हट जाओ, तुम मेरी सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हो। रोबस उसकी बदतमीजी देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या वो अभी तक पुरानी बातों को लेकर गुस्सा है। फिर हमें पता चलता है कि जब ट्रान की माँ मर गई थी तब रोबस चुपके से उसकी शीप को शेयर्ड प्रॉपर्टी बनाने वाला था। ट्रान बिना कुछ छुपाए बोल देता है कि हाँ वो अभी तक उस बात को भूला नहीं है। वो इतना भी अच्छा नहीं है कि अपनी माँ की चीजों को सबके साथ बांट दे। साथ ही वो ये भी क्लियर कर देता है कि उनका रिलेशन इतना भी क्लोज नहीं है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में झाके। ट्रान उस रोबस से कहता है कि जो बोलना है बोलो और यहाँ से निकल जाओ। उसका कोल्ड एटीट्यूड देखकर रोबस को गुस्सा आता है, लेकिन ट्रान की आंखों में कुछ ऐसा होता है जो कि उसे रोक देता है। आखिर में रोबस असली बात बताता है मॉन्स्टर के बारे में। वो डिटेल में बताता है कि मॉन्स्टर कितना बड़ा और डेंजरस है, लेकिन ट्रान पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। रोबस हैरान हो जाता है कि जबकि ट्रान इजीली टारगेट बन सकता है फिर भी वो बिल्कुल नहीं डर रहा। वो कहता है कि ट्रान बहुत ही ज्यादा ब्रेव है और उसे समझ नहीं आता क्यों। और फिर वो बताता है कि विलेज का जो चीफ है वो विजार्ड को लेने गया है और वो ट्रान को केयरफुल रहने को बोलता है क्योंकि वो उसकी चिंता करता है। लेकिन ट्रान सीधा बोल देता है कि वो उसकी नहीं बल्कि उसकी शीप की चिंता कर रहा है। ये सुन के रोबस को वापस से गुस्सा आ जाता है, लेकिन ट्रान उसे भगा देता है। ऊपर से उसकी बेइज्जती भी करता है कि उसके पास से बहुत बदबू आ रही है। बेचारा रोबस वहाँ से उदास होकर चला जाता है। नरेशन के हिसाब से मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो कि मिस्टीरियस पावर्स और मैजिक यूज करते हैं। जैसे ह्यूमंस के लिए विजार्ड होते हैं वैसे ही मॉन्स्टर्स के लिए बीस्ट होते हैं। ट्रान थोड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पहली बार रियल लाइफ में किसी विजार्ड को देखने वाला है, लेकिन साथ ही में उसे डाउट भी है कि क्या सच में वो विजार्ड इतना स्पेशल होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा रूरल विलेज है जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। फिर भी ट्रान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। वो देखना चाहता है कि एक्चुअली विजार्ड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ही देर बाद उसे हवा में खून की स्मेल आती है और उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, लेकिन वो उस स्मेल को फॉलो करना स्टार्ट करता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे रोबस का बॉडी मिलता है। जो आदमी कुछ ही देर पहले उसे वार्न करने आया था अब वो जमीन में पड़ा होता है, बिल्कुल फटा हुआ, जैसे किसी ने कागज को चीर दिया हो। ट्रान थोड़ा सरप्राइज होता है कि जो आदमी उसे बचने को बोल रहा था सबसे पहले वही मर गया। फिर भी ट्रांस का जो फेस होता है वो बिल्कुल कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस होता है। वो कामली ऑब्जर्व करता है, तुरंत समझ जाता है ये काम किसी नॉर्मल जानवर का नहीं है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये एक मॉन्स्टर का काम है। वो अभी भी उन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी फॉरेस्ट के अंदर से वही मॉन्स्टर बाहर आता है। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होता है जैसा बताया गया था। उसके आसपास डार्क ऑरा घूम रहा होता है। उसका साइज एक घर जितना बड़ा होता है और उसका चेहरा इतना खतरनाक होता है कि कोई देखते ही डर जाए। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को इतना पावरफुल माना जाता है कि नॉर्मल ह्यूमंस उनके सामने टिक भी नहीं सकते। विलेज के साइड पर लोग ऑलरेडी डर के मारे टेंशन में हैं। एक लड़का तो सीधा मान लेता है कि अब उनका विलेज खत्म हो गया, लेकिन उसके फादर उसे यकीन दिलाते हैं कि विजार्ड आएगा और मॉन्स्टर को इजीली संभाल लेगा।
वो कहता है कि विजार्ड बस एक वर्ड बोलकर मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है वापस ट्रान की तरफ। वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा है और उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं है। वो शांत होकर एक शब्द बोलता है, मर जाओ। और उसके ये बोलने से अचानक से एक बड़ी इनविजिबल फोर्स मॉन्स्टर को हिट करती है और वो पीछे की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। ट्रान थोड़ा रुक जाता है क्योंकि उसका पहला अटैक काम नहीं करता। वो सोच ही रहा होता है कि अब इसके बाद क्या करें। तभी वो मॉन्स्टर सीधा ट्रान की तरफ जंप करता है। ट्रान तुरंत दूसरा कमांड देता है और कहता है वहीं पर रुक जाओ, लेकिन मॉन्स्टर बस थोड़ा सा मिस करता है, वो रुकता नहीं है। अब ट्रान को समझ आ जाता है कि उसके दोनों कमांड वर्ड्स का मॉन्स्टर पर कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ और तब तक मॉन्स्टर गुस्से में वापस उस पर अटैक करने के लिए मुड़ चुका होता है। ट्रान पीछे जंप करके अटैक को डॉज करता है और अब वो सीरियस हो जाता है। वो अपना स्लिंग निकालता है और एक पत्थर उसमें रखता है और अपने मैजिक से उसे हार्ड बना देता है और फिर वो उसे मॉन्स्टर की तरफ शूट करता है। जैसे ही वो पत्थर हवा में आगे बढ़ता है, ट्रान एक और कमांड देता है उसे और फास्ट करने के लिए। फिर जैसे ही वो पत्थर मॉन्स्टर के पास पहुंचने वाला होता है, ट्रान बोलता है उसे बीच से फाड़ दो। तभी अचानक से उस पत्थर के पीछे एक मैसिव फोर्स जनरेट होती है शॉक वेव्स के साथ और वो सीधा मॉन्स्टर के बॉडी के आर पार निकल जाता है। फिर भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता। वो सीधा ट्रान की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ट्रान का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ। वो पत्थर ऑलरेडी बूमरैंग की तरह वापस आ रहा होता है, सीधा उस मॉन्स्टर के हेड की तरफ, और इस बार इंसेन स्पीड और फोर्स के साथ वो पीछे से आकर मॉन्स्टर के हेड को कट करता हुआ निकल जाता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है और इस बार वो सच में मर जाता है। पूरी फाइट के दौरान ट्रान का जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। वो कैजुअली डिसाइड करता है कि मॉन्स्टर की बॉडी को वैली में फेंक देगा और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि विलेजर्स जो हैं वो बस उसे फालतू की टेंशन देते रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर। ट्रान के घर के बाहर अचानक काफी लोग आ जाते हैं। गुस्से में बिना किसी तमीज के वो उसके डोर पर बार बार जोर जोर से नॉक करते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं कि बाहर आओ। जब ट्रान बाहर आता है तो उस पर सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि उसने ही रोबस को मारा है। एक आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे शेमलेस बोलता है और ये इल्जाम लगाता है कि ट्रान ने रोबस को चोट पहुंचाकर उसे बाहर छोड़ दिया ताकि वो मॉन्स्टर उसे खा जाए। ट्रान इनकी बातों का जवाब बिल्कुल शांत होकर देता है कि वो समझ सकता है कि क्यों वो लोग उसे फंसाना चाहते हैं, क्योंकि विलेज का सबसे बूढ़ा आदमी अकेला मर गया जबकि यंग लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए वो ब्लेम अपने ऊपर से हटाकर उस पर डाल रहे हैं क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट है। ये सुनते ही एक आदमी गुस्से में उसके मुंह पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रान उसे इजीली डॉज कर देता है और तुरंत काउंटर करता है हेडबट से, जिससे उस आदमी की नाक से खून बहने लगता है। अंदर ही अंदर ट्रान खुश होता है क्योंकि उसके पास मैजिक है जो सब कुछ इजी बना देता है। वो जो चाहता है वो बस एक कमांड के साथ हो जाता है माना की वजह से। तभी एक और आदमी स्टिक लेकर उस पर अटैक करता है, लेकिन ट्रान हल्की सी आवाज में बोलता है गिर जाओ, और वो आदमी तुरंत गिर जाता है। ट्रान बाकी सबके साथ भी ऐसे ही खेलता है, उसे सीरियस होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका प्लान सिंपल है, उन्हें इतना मारना कि वो मरे नहीं, बस सब कुछ समझ जाए। वो एक आदमी से स्टिक छीन लेता है और उसी पर्सन के फेस पर मारता है और उसको शील्ड की तरह यूज करके बाकी लोगों के अटैक्स भी उसी पर लगवाता है। एंड में ट्रान सबको इजीली हरा देता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अभी भी अपनी विजार्ड आइडेंटिटी छुपा के रखता है। सबको पीटने के बाद वो उन्हें डांटता है कि जितनी एनर्जी उन लोगों ने उससे लड़ने में लगाई उतनी अगर रोबस का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करने में लगाते तो बेटर होता। फिर वो साथ में आई हुई औरतों से पूछता है क्या वो भी लड़ने आई हैं, लेकिन वो औरतें तुरंत अपना हाथ उठा देती है और बोलती हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ट्रान को ग्रीट करने आई होती हैं। ट्रान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो बस उन्हें बोलता है कि आदमियों को उठाकर नीचे ले जाओ। जब वो वापस घर के अंदर आता है तो उसे पता होता है ये मैटर यहीं खत्म नहीं होगा। आगे चलकर जब वो विलेज में ट्रेड करने के लिए जाएगा तो ये लोग उसे लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रान को इससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उन्हें फिर से मारकर फेयर डील निकाल लेगा, एक सही डील कर लेगा। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आएगा क्योंकि वो सबको अच्छी तरीके से पीट चुका है। लेकिन जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी डोर पर दोबारा से नॉक होता है। वो गुस्से में डोर खोलता है और पूछता है अब कौन है, लेकिन इस बार बाहर खड़ा आदमी विलेज का नहीं होता। ट्रान थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है वो कौन है। वो आदमी कामली बोलता है कि वो बस ट्रैवल के दौरान एक छोटी सी हेल्प मांगना चाहता था, लेकिन लगता है वो गलत टाइम पर आ गया। ट्रान थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और अपनी रूडनेस के लिए सॉरी बोलता है। वो उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले कुछ अनवांटेड गेस्ट आए थे। अंदर ही अंदर ट्रान सोच रहा होता है कि उसने सही तरीके से बात की या नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली विलेजर से बात ही नहीं करता, जबकि ट्रान की मदर ने उसे मैनर्स सिखाए थे। सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल बनाने के लिए ट्रान खुद से एफर्ट लगाता है और उस आदमी को बोलता है कि अगर वो आदमी रहने की तलाश में है तो वो अंदर आ सकता है। कुछ ही देर बाद ट्रान उसके लिए एक प्रॉपर खाना प्रिपेयर करता है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं और बातचीत शुरू होती है। ट्रान उसे बताता है कि वो विलेजर से ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो बचपन से ही हील पर ही बड़ा हुआ है। बेसिकली उसने पूरी लाइफ अपनी एक शेफर्ड की तरह ही गुजारी है। वो ये भी बोलता है कि इतने छोटे विलेज में कोई टूरिस्ट आना थोड़ा अजीब लगता है, पर वो जो आदमी होता है वो ट्रान की तारीफ करता और कहता है कि इतने टाइम तक अकेले रहने के बाद भी ट्रान के मैनर्स काफी अच्छे हैं। ट्रान उसे बताता है कि ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये सुनते ही वो आदमी एक रिलीजियस साइन बनाता है और कहता है कि उसकी माँ हेवन में होंगी क्योंकि उसने एक अच्छे बेटे को पाला है। बातें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं और ट्रान पूछता है कि वो आदमी इतनी दूर इस विलेज में क्या कर रहा है। तब वो आदमी ट्रान को बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर है, किसी ने उससे रिक्वेस्ट किया है कि वो इस विलेज के मॉन्स्टर को हैंडल करे, और यही वो पर्सन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है, वो एक विजार्ड है। ये सुनते ही ट्रान शॉक हो जाता है और तुरंत समझ जाता है कि ये वही विजार्ड है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे और जिसका सब इंतजार कर रहे थे। फिर विजार्ड ट्रान से कहता है कि उसे एक सवाल पूछना है और ट्रान उसे अलाउ कर देता है। विजार्ड कहता है कि उसे मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही है, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा, और सबसे अजीब बात, ट्रान इतना काम है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि ट्रान एक्चुअली मॉन्स्टर का परफेक्ट टारगेट है। फिर भी ट्रान के फेस पर डर का नामो निशान नहीं है। विजार्ड उसे ध्यान से देखते हुए कहता है
ये एक सिंपल शेफर्ड के लिए वो काफी ब्रेव लग रहा है, जो कभी विलेज से बाहर भी नहीं गया। फिर वो सीधा सीरियस होकर पूछता है, तुम असल में हो कौन? और अगले मोमेंट वो डायरेक्ट बोल देता है, क्या तुम एक विजार्ड हो? ये सुनते ही ट्रान अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में चला जाता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। एक फ्लैशबैक में उसने अपनी माँ से पूछा था कि अगर किसी को पता चल गया कि वो विजार्ड है तो क्या होगा। उसकी माँ ने एक सिंपल एग्जांपल दिया था और कहा था, अगर नोबल शेफर्ड्स हैं तो नाइट्स उनके डॉग जैसे हैं। वो उन्हें प्यार भी कर सकते हैं और फैमिली की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बिना सोचे समझे सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। उसकी माँ ने क्लियर बोला था कि वो अपने बेटे के लिए ऐसी लाइफ नहीं चाहती, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी कभी भी ये नहीं जान सकता कि वो एक विजार्ड है, स्पेशली दूसरे विजार्ड्स। अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसे उसकी माँ से दूर ले जाएंगे और उसे एक ऐसा टूल बना देंगे जिसे कभी भी यूज करके फेंक दिया जा सके। उसकी माँ ने ये तक कहा था कि जरूरत पड़ने पे उसे अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए लोगों को मारना भी पड़ सकता है। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और अब ट्रांस सच में इस ऑप्शन को यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, यानी विजार्ड को मारने के बारे में। विजार्ड उसके फेस पर वो कोल्ड एक्सप्रेशन देख लेता है और पूछता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। ट्रान बस मूव करने ही वाला होता है कि विजार्ड अचानक से सिचुएशन को हल्का कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन ट्रान का सीरियस रिएक्शन देखकर वो मजाक खराब हो गया। ये सुनते ही ट्रान थोड़ा काम हो जाता है और वो खुद भी थोड़ा शॉक होता है। वो सॉरी बोलता है कि उसका ह्यूमर थोड़ा वीक है, लेकिन विजार्ड कहता है कि सॉरी तो उसे बोलना चाहिए क्योंकि उसने ट्रान को अनकंफर्टेबल कर दिया। ट्रान हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि पहली बार किसी विजार्ड का जोक सुना है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। फिर वो विजार्ड याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्ली इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। वो अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है केयोन और वो एक वंडरर होता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और ट्रान भी अपना नाम बताता है। ट्रान बताता है कि वो इस साल 18 का होने वाला है और केयोन कैजुअली बोलता है कि वो 75 का है। ट्रान ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो विजार्ड इतना भी बूढ़ा नहीं लग रहा होता है। तब केयोन एक्सप्लेन करता है कि विजार्ड्स की एज बहुत धीरे बढ़ती है और वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा जीते हैं। ट्रान फिर पूछता है कि वो वंडरर कैसे बना। केयोन बताता है कि उसने अरेबियन फैमिली के लिए 60 साल काम किया और फिर सब कुछ छोड़कर वर्ल्ड में घूमने निकल गया। बात करते करते दोनों डीप कन्वर्सेशन में चले जाते हैं और ट्रान खुद सरप्राइज होता है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ इतना कंफर्टेबल फील कर रहा है। तभी जब रात होने लगती है, केयोन कहता है कि अब उसे निकलना चाहिए। वो टेबल पर एक अरेबियन सिल्वर कॉइन रखता है और कहता है कि एक प्योर सिल्वर है तो खाने का कॉस्ट कवर हो जाएगा इससे। ट्रान खुशी खुशी वो कॉइन ले लेता है और उसे हंट के लिए गुड लक बोलता है। केयोन मुस्कुराता और कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे ये फाइनल गुड बाय हो, वो शायद दोबारा भी आ सकता है फ्री में खाना खाने। तभी सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। ट्रान फील्ड में अपनी शीप कलेक्ट करने जाता है और वो आज को ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। ये तो ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि वो पहली बार किसी विजार्ड से मिला है और उनके बीच इतनी कंफर्टेबल कन्वर्सेशन भी हुई है। वो सोचता है केयोन बाकी एडल्ट से काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है। उसे याद आता है कि कल रात केयोन खुद हंट करके खाना भी लाया था और फिर ट्रान अपने आप मान लेता है कि वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि अब तक ट्रान का ये मानना था कि नाइट्स बस इमोशनलेस हंटिंग डॉग्स हैं जो कि एरोगेंट नोबल्स के लिए काम करते हैं। पर अब वो कंफ्यूज है कि वो केयोन को कैसे बताए कि हिल पर अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। तभी सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम में। केयोन फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसे वहाँ पर फाइट के क्लियर साइन मिलते हैं, टूटे हुए पेड़ और एक पत्थर जो कि ट्री में घुसा हुआ है, लेकिन मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील नहीं होती। वो सोचता है क्या मॉन्स्टर को ऑलरेडी किसी ने मार दिया, और अगर हाँ तो उसे किसने मारा? क्या विलेज के चीफ ने किसी और विजार्ड को भी हायर किया था? फिर वो डिसाइड करता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब एरिया सेफ है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता और देखता है, वही लिपर्ड मॉन्स्टर उसकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर अब एक रैत बन चुका होता है। ये देखते केयोन बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई इतनी बड़ी गलती करेगा। जब वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी रैत उस पर अटैक कर देता है। केयोन तुरंत पीछे जंप करता है। हमें पता चलता है अगर कोई मॉन्स्टर को मारकर उसके बॉडी से माना एब्जॉर्ब या डिसअपियर नहीं करता तो वो मॉन्स्टर व्रैत बन जाता है। ये बात हर विजार्ड को पता होती है, ये बेसिक नॉलेज है। इसीलिए केयोन कंफ्यूज है कि जिसने भी इस मॉन्स्टर को मारा उसे ये कैसे नहीं पता। व्रैत दोबारा उसकी तरफ चार्ज करता है। केयोन हवा में जंप करके अटैक को डॉज करता है और अब वो कंफर्म कर लेता है कि जिसने भी इस मॉन्स्टर को मारा वो डेफिनेटली एक विजार्ड है। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा कि उसने मॉन्स्टर को व्रैत बनने के लिए क्यों छोड़ दिया। वो सोचता है क्या कोई न्यूबी विजार्ड है, लेकिन तुरंत वो अपनी इस बात को गलत ठहरा देता है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लिपर्ड मॉन्स्टर कोई बिगिनर मार ही नहीं सकता। फाइनली कंफ्यूजन छोड़कर वो डिसाइड करता है अब उसे बस इस व्रैत को डिस्ट्रॉय करना है। वो एक मैजिक एरो बनाता है और उसे व्रैत पर फायर करता है। लेकिन शॉक कर देने वाली बात यह है वो अटैक न्यूलीफाई हो जाता है कि उनका फेस सीरियस हो जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि व्रैत का माना उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले ही मोमेंट व्रैत उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब केयोन सच में पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मॉन्स्टर का अगला मूव क्या होने वाला है। अचानक से व्रैत उसके पीछे आ जाता है और एक पावरफुल स्लैश करता है। केयोन मुश्किल से बच पाता है लेकिन फिर भी उसे चोट लग जाती है। अब उसे क्लियरली समझ आ जाता है ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे एक नॉर्मल नाइट हैंडल कर सके। उसके हिसाब से इस लेवल के मॉन्स्टर को फेस करने के लिए कम से कम एक लो रैंक नोबल चाहिए। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है क्योंकि इतने रिमोट विलेज में एक ऐसा मॉन्स्टर मिलना उसके लिए नाइटमेयर जैसा है। वो समझ जाता है कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो अकेले मरने का प्लान नहीं बनाता। वो डिसाइड करता है कि अगर मरना ही है तो वो मॉन्स्टर को साथ लेके मरेगा। वो अपना सारा माना एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट करता है। प्लान सिंपल है, जैसे ही रैत उस पर जंप करेगा वो डायरेक्ट अटैक करेगा और जैसे ही वो मूवमेंट आता है दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं सैक्रिफाइस के लिए रेडी। लेकिन उसी सेकंड दूर से एक पावरफुल मैजिक ब्लास्ट आता है और एक ही शॉट में व्रैत को कट करके डिस्ट्रॉय कर देता है कि उनके फेस से तुरंत टेंशन गायब हो जाती है
और तभी उसके पीछे से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम ठीक हो? वो तुरंत मुड़ता है और शौक में जम जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है ट्रान। और अब सब कुछ क्लियर हो जाता है, ट्रान ही विजार्ड है। ट्रान कामली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। केवन पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। ट्रान चुप रहता है। तभी केवन सवाल बदल देता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तुम तो बस छोड़कर जा सकते थे। इसका जवाब देने के लिए ट्रान कल रात वाली बात याद करता है जब केवन एक हंटेड एनिमल लेकर वापस आया था। तब ट्रान ने उससे पूछा था कि वो हीरो बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है जबकि वो अपनी पावर से इजीली पैसा कमा सकता है। तब केवन ने कहा था कि उसे विलेजर्स के लिए बुरा लगता है, वो फ्रंटियर पर रहते हैं जहाँ बेसिक प्रोटेक्शन भी नहीं होती। ट्रान ने बोला था कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन केवन ने जवाब दिया कि वो एक विजार्ड है जिसके पास गॉड जैसी पावर है, इसीलिए वो मानता है कि कॉमन लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है। साथ ही में हर विजार्ड ऐसा ही सोचता है, हर किसी का अपना वे ऑफ लिविंग होता है। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ट्रान वही लाइंस रिपीट करता है कि हर किसी का अपना जीने का तरीका होता है। तभी व्राथ फिर से उन पर अटैक करता है, दोनों मुश्किल से बच पाते हैं। केवन तुरंत बोलता है कि वो उस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकते, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे सिर्फ नोबल्स ही फाइट कर सकते हैं। ट्रान उसे कहता है कि वो तुरंत विलेज चीफ को इन्फॉर्म करे और विलेज को खाली करवाए जब तक वो खुद मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करेगा। केवन अंदर से जानता है कि ट्रान के चांसेस भी कम है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि उसे मानना पड़ता है। तभी ट्रान एक और बात बोलता है कि अगर उसका एक लास्ट अटैक लग गया तो टेंशन की कोई बात नहीं। ये सुनते ही केवन शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है जो अटैक उसने अभी देखा था वो ट्रान की फुल पावर भी नहीं थी। अब केवन समझ जाता है कि ट्रान का लेवल नोबल्स के बराबर है या फिर उससे भी ऊपर है। वो देखता है कि ट्रान अपने आसपास की हवा से माना एब्जॉर्ब कर रहा है, एक डेंजरस अटैक प्रिपेयर करते हुए। और इस मूवमेंट पर केवन रियलाइज करता है कि वो एक ऐसे विजार्ड के सामने खड़ा है जो कि दुनिया को हिला सकता है। दूसरी तरफ ट्रान भी सीरियस हो चुका है, वो अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहता है। उसके आसपास माना ओवरफ्लो होने लगता है और वो मल्टीपल स्टोन्स को कंट्रोल करता है प्रोजेक्टाइल्स के लिए। केवन कहता है वो उससे अकेले फाइट नहीं करने देगा, चाहे ट्रान कितना भी टैलेंटेड हो। व्राथ बहुत डेंजरस है, वो सोचता है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रान अपना पहला अटैक लॉन्च करता है केवन तुरंत ही अपनी सोच बदल लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ बीच में आएगा ट्रान के। इस वक्त वो बस एक चीज कर सकता है, ट्रान के टैलेंट को खिलने देना। ट्रान का अटैक एक मैसिव फोर्स क्रिएट करता है, लेकिन जब मिट्टी हटती है व्राथ अभी भी जिंदा होता है। ये देखकर ट्रान शॉक हो जाता है। तब केवन उसे बताता है कि व्राथ को फिजिकल अटैक से नहीं मारा जा सकता। ट्रान पूछता है तो फिर कैसे मारेंगे हम इसे? केवन बोलता है सिर्फ फायर या लाइटनिंग से। ट्रान तुरंत ट्राई करता है व्राथ को जलाने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। केवन समझ जाता है कि ट्रान बेसिक चीज गलत कर रहा है। वो हैरान होता है कि ट्रान को विजार्ड की सबसे बेसिक नॉलेज भी नहीं पता, क्योंकि किसी भी लिविंग बीइंग पर अपनी पावर यूज करने के लिए सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और तब केवन के दिमाग में एक रियलाइजेशन आता है, शायद ट्रान ही वही था जिसने मॉन्स्टर को मारा और उसे व्राथ बनने के लिए छोड़ दिया। व्राथ लगातार तबाही मचा रहा था सिर्फ ट्रान तक पहुँचने के लिए। लेकिन इसी बीच केवन एक इम्पोर्टेंट बात समझ जाता है। सच ये है कि ट्रान ने अपनी पूरी लाइफ में कभी माना एब्जॉर्ब ही नहीं किया। वो तुरंत ट्रान को करेक्ट करता है, आग को जलाओ मत बल्कि उसे बना के शूट करो। ट्रान उसकी बात को फॉलो करता है और अपने हाथ में एक फायर को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। नॉर्मली किसी विजार्ड के लिए फायर बनाना इजी होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना वो एक्चुअल स्किल होती है जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवन शॉक हो जाता है क्योंकि ट्रान ने बिना किसी स्ट्रेस के एक परफेक्ट फायरबॉल क्रिएट कर लिया होता है। अगले मोमेंट में ट्रान वो फायर व्राथ पर अनलीश कर देता है और जैसे जैसे वो फायर उसे टच करता है वो और इंटेंस होता जाता है। व्राथ दर्द से चीखने लगता है और केवन तुरंत बोलता है माना और डालते रहो, फायर को बंद मत होने देना क्योंकि व्राथ को पूरी तरह जलाकर खत्म करना पड़ेगा। ट्रान बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ फायर की इंटेंसिटी को मेंटेन करता रहता है जब तक व्राथ सिर्फ एक जली हुई स्केलेटन बनकर खत्म नहीं हो जाता। ये देखकर केवन बिल्कुल शॉक रह जाता है क्योंकि जो काम एक नोबल लेवल विजार्ड का था वो एक माउंटेन शेफर्ड ने इतनी इजीली कर दिया। केवन अभी भी शॉक में होता है और ट्रान कैजुअली उससे पूछता है कि आप सब खत्म हो गया? केवन तुरंत बोलता है नहीं, पहले माना को एब्जॉर्ब करो वरना ये फिर से व्राथ बन जाएगा। ट्रान पूछता है कैसे? केवन समझाता है कि बस इमेजिन करो कि तुम उस एनर्जी को अपने अंदर खींच रहे हो। ट्रान सर हिलाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अचानक से मॉन्स्टर की बॉडी से माना निकलकर सीधा ट्रान के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। केवन बोलता है कि अब तुम्हें एक अजीब सा प्लेजर फील होगा। ट्रान मान लेता है कि उसे पहले यकीन नहीं था लेकिन अब हो रहा है। केवन हैरान होकर पूछता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है माना को एब्जॉर्ब करना? ट्रान सिंपल हाँ बोल देता है। केवन हैरान होकर पूछता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है माना को एब्जॉर्ब करना? ट्रान सिंपल हाँ बोल देता है। इस दुनिया में अवेकनिंग के बाद माना धीरे धीरे ग्रो करता है और उसे फास्ट ग्रो करने का बेस्ट तरीका है मॉन्स्टर या फिर दूसरे विजार्ड्स का माना एब्जॉर्ब करना। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्रान ने पहली बार माना को एब्जॉर्ब किया होता है और वो ऑलरेडी इतने हाई लेवल के मैजिक को कंट्रोल कर रहा है। इससे केवन को क्लियर हो जाता है कि ट्रान का पोटेंशियल नॉर्मल नहीं है, वो एक अलग ही लेवल पर है। कुछ देर बाद केवन सडनली सीरियस हो जाता है और ट्रान का नाम लेकर उससे पूछता है वो किस घराने से बिलोंग करता है। लेकिन ट्रान सीधा टॉपिक चेंज करता और कहता है पहले अपने जख्मी हाथ को ठीक करो। केवन थोड़ा सरप्राइज होता है। तब दोनों वापस ट्रान के घर आते हैं। ट्रान उसका हाथ क्लीन करता है, बैंडेज लगाता है और तब केवन उसे सॉरी बोलता है उसे स्ट्रेस देने के लिए। लेकिन ट्रान सीधा बोलता है कि वो ऑलरेडी कई बार कह चुका है वो किसी बड़े घर से नहीं है, वो सिर्फ एक शेफर्ड है जिसे अपने फादर के बारे में भी कुछ नहीं पता। केवन फिर पूछता है इतना पावरफुल होने के बाद भी वो सिर्फ शेफर्ड क्यों है? वो क्लियर करता है कि वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये लाइफ उस पर सूट नहीं करती। तब ट्रान बताता है ये सब उसकी माँ की रिक्वेस्ट थी। उसकी माँ कहती थी कि नोबल्स विजार्ड का यूज करके उन्हें फेंक देते हैं। ये सुनते ही केवन कहता है तुम्हारी माँ को दुनिया की सच में काफी अच्छी समझ थी। ट्रान थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसकी माँ को ओवर प्रोटेक्टिव बोलेगा, लेकिन केवन एक्सप्लेन करता है कि विजार्ड्स के पास इतनी पावर होती है कि उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली डेंजर से भर जाती है। वो एक पुरानी वॉर का जिक्र करता है
जब हाउस ऑफ अरेबियन और हाउस ऑफ जहर के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी। वो बताता है कि लगभग 3000 अरेबियन नाइट्स में से 300 से ज्यादा मर गए थे, और सबसे बुरी बात उस वॉर में उसके अपने लोग भी मर गए, उसकी वाइफ और उसका बेटा। आखिर में सिर्फ केओन ही बचा। इसीलिए वो मानता है कि ट्रान की माँ सही थी। नाइट्स की लाइफ कभी भी बिना मतलब के खत्म हो सकती है, कभी कभी तो कॉमन लोगों से भी ज्यादा आसानी से। लेकिन वो ये भी कहता है कि एक जगह वो गलत थी। ट्रान कंफ्यूज हो जाता है, तब केओन बोलता है कि वो खुद एक एवरेज स्किल वाला नाइट है, लेकिन ट्रान वो एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा चुका है जिसे वो खुद नहीं हरा पाया। इसका मतलब सिंपल है, ट्रान का पोटेंशियल नाइट्स के लेवल का नहीं है, वो नोबल्स के लेवल का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्लियरली बोलता है कि ट्रान का एप्टीट्यूड अपर टियर लेवल का है। ये सुनने के बाद ट्रान अपनी माँ की बातों को याद करता है कि उसके फादर एक नाइट थे, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद वो एक झूठ था। क्यों समझाता है कि ये पॉसिबल हो सकता है, कभी नोबल से वीक बच्चे पैदा होते हैं और कभी नाइट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। फिर वो सीधा बोलता है कि ट्रान को ये हील छोड़ देनी चाहिए। ट्रान पूछता है क्यों? केवन जवाब देता है क्योंकि इंसानों को और स्ट्रॉन्ग नोबल्स और नाइट्स की जरूरत है, और अभी तक हम ह्यूमंस टॉप पर नहीं है, क्योंकि दूसरी रेसेस जिन्हें कभी गॉड्स ने हटा दिया था वो अभी भी मौका देख रही है वापस आने का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सब के बीच नोबल्स आपस में ही लड़ रहे हैं। केवन ट्रान को समझाता है कि इसी वजह से दुनिया को उस जैसे स्ट्रॉन्ग और काइंड नोबल्स की जरूरत है। वो डोर की तरफ बढ़ता और जाते जाते पूछता है, क्या तुम्हें इस शेफर्ड की लाइफ में मजा आ रहा है? ट्रान थोड़ी देर सोचता और फिर पूछता है, अगर वो माउंटेन छोड़ दे तो उसे मिलेगा क्या? केवन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। वो बताता है कि चाहे फेम हो या फिर फैमिली हो, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ इमेजिनेशन और चॉइस पर डिपेंड करता है। डोर से निकलते वक्त वो ट्रान को ऑप्शंस देता है। वो उसकी तरह वंडरर बन सकता है, मॉन्स्टर को मारकर लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर एक एक्सप्लोरर बनकर अननोन वर्ल्ड में जा सकता है, या फिर किसी नोबल की हाउस का पार्ट बनकर पावर के रास्ते पर चल सकता है। ट्रान उसके पीछे आता है और मान लेता है कि वो सही कह रहा है। शिप चलाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दुनिया को देखना। पहली बार उसके अंदर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए क्यूरियोसिटी जागती है। दूसरी तरफ केवन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, शायद से वो उस पर एक अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस डाल रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि जितना हो सकेगा वो ट्रान को सपोर्ट करेगा। तभी वो अचानक से ट्रान से उसकी ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में पूछता है, और ट्रान को इसका मतलब नहीं पता होता। केवन तुरंत समझ जाता है और माफी मांगता है, क्योंकि वो भूल गया था कि ट्रान को मैजिक की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ब्लड लाइन एबिलिटी वो पावर होती है जो नोबल्स अपने एंसेस्टर्स फ्रेयान से इनहेरिट करते हैं, और यही चीज नाइट और नोबल के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। वो ट्रान से पूछता है क्या कभी कोई स्पेल यूज करते हुए वो स्पेल उसे बहुत आसान लगा है। ट्रान बताता है कि उसकी स्मेल काफी शार्प है और वो स्टोन्स थ्रो करने में भी काफी अच्छा है। केवन तुरंत समझ जाता है कि उसकी स्मेल एक ब्लड लाइन एबिलिटी हो सकती है, और उसकी थ्रोइंग स्किल भी एक ब्लड लाइन एबिलिटी हो सकती है। हाउस ऑफ अरेबियन का एक कॉमन ट्रेट है। वो उसे और डिटेल में बताने को बोलता है, और जब ट्रान अपनी सारी एबिलिटीज बताता है तब केवन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। ट्रान नोटिस करता है और पूछता है क्या हुआ। तब केवन फाइनली बोलता है उसे समझ आ गया कि ट्रान किस हाउस से रिलेटेड हो सकता है। ट्रान पूछता है कौन से हाउस से? केवन थोड़ी ठंडी आवाज में बोलता है, हाउस ऑफ जहर, वही ग्रेट हाउस जिसने हाउस ऑफ अरेबियन के साथ वॉर की थी। ये सुनते ही ट्रान को सब समझ आ जाता है कि केवन का एक्सप्रेशन क्यों बदला। वो क्लियर हो जाता है। ट्रान के लिए शौक है कि वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे केवन इतना हेट करता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या बोलना चाहिए। क्या वो केवन को सॉरी बोले? लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है वो लोग उसके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, उनके एक्शंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। केवन उसका टेंशन समझ जाता है और वो उसके शोल्डर्स पर हाथ रखकर कहता है, फिक्र मत करो, तुमने उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ट्रान कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन केवन उसे रोक देता और कहता है, ये बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, अगर खून का बदला खून से लेंगे तो फिर ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। ट्रान फिर पूछता है क्या उसे अब भी लगता है कि उसे माउंटेन छोड़ देना चाहिए। केवन सच बोलता है, अगर ट्रान पावर के पीछे जाएगा तो नेचुरली जार फैमिली ज्वाइन करेगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसे ट्रान पर भरोसा है। ट्रान कंफ्यूज हो जाता है। तब केवन एक्सप्लेन करता है वो उसकी अच्छाइयों की बात कर रहा है जो उसे बचाने के लिए उसे वापस ले आई। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रान ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट भी उसे रिवील किया। केवन कहता है अगर ट्रान जैसा कोई जार फैमिली में पावर तक पहुंचता है तो शायद वो फ्यूचर में एक और वॉर होने से रोक सकता है। ये बोलकर वो मुड़ता है और जाने लगता है और कहता है, इतना ज्यादा मत सोचो, अभी तुमने डिसाइड भी नहीं किया कि तुम्हें क्या करना है। तभी ट्रान उसे रोकता है और कहता है अब उसे समझ आ गया है कि उसे क्या करना है, वो माउंटेन छोड़ना चाहता है। केवन हल्का सा स्माइल करता है और कहता है ये सही डिसीजन है। लेकिन ट्रान बोलता है वो अभी तुरंत नहीं जा रहा, जब तक केवन की इंजरी ठीक नहीं हो जाती तब तक वो रुकेगा। ये सुन के केवन थोड़ा सरप्राइज होता है और मान लेता है कि ट्रान सच में एक अच्छा इंसान है। कुछ टाइम बाद केवन बैठकर ट्रान को बेसिक समझाता है। वो बताता है मैजिक यूज करने के लिए माना चाहिए, इसीलिए माना को ओमनीपोटेंस की कहा जाता है। लेकिन वो क्लैरिफाई करता है कि ये एक्चुअली ओमनीपोटेंट पावर नहीं है, बस नाम ऐसा है। मैजिक का यूज करने के लिए माना का लेवल मैच होना चाहिए। ट्रान पूछता है ये कैसे डिसाइड होता है। तब केवन बताता है कि मैजिक की डिफिकल्टी 3 चीजों पर डिपेंड करती है, ब्लड लाइन, एफिनिटी और कैजुअलिटी। सबसे पहला ब्लड लाइन, ये डिपेंड करता है कि तुम किस ब्लड लाइन में पैदा हुए हो। एग्जाम्पल, ट्रान अपने वाउंड्स को इजीली हील नहीं कर सकता क्योंकि वो राइस्ता ब्लड लाइन से नहीं है, जो कि नेचुरली हीलिंग में स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा एफिनिटी, ये बेसिकली फैमिलियरिटी है, मतलब जो चीज तुम नेचुरली या हैबिट से करते हो वो मैजिक में भी इजी होती है। जैसे ट्रान ने फायरबॉल को ऐसे क्रिएट किया जैसे वो पत्थर को थ्रो कर रहा हो। ट्रान भी इन बातों पर एग्री करता है। अगर वो फ्लेम्स को अलग तरीके से बनाता तो शायद वो उतना फास्ट या फिर पावरफुल नहीं होता। तीसरी चीज कैजुअलिटी, केवन बोलता है इसे वो खुद भी कम्प्लीटली नहीं समझता। वो ट्रान से पूछता है अगर तुम सिर्फ माना का यूज करके मुझे डायरेक्टली मारना चाहो तो क्या होगा। ट्रान बोलता है शायद से लाइट फ्लैश होगी और काम खत्म। केवन कहता है एग्जैक्टली यही होता है जब कॉजिलिटी नहीं होती है। वो एक कप पर हाथ रखता है और उसके अंदर का लिक्विड बबल बनने लगता है।
वो समझाता है जब डिजायर्ड रिजल्ट के लिए प्रॉपर कॉज नहीं होता तो ऐसे वियर्ड इफेक्ट्स होते हैं। ट्रान अब समझ जाता है अगर उसे किसी को मारना है तो सीधा विश नहीं करना बल्कि एक प्रॉपर अटैक क्रिएट करना है, जैसे फायर बनाकर अटैक करना। और ये समझते ही वो सेम प्रोसेस फॉलो करता है और कप पर फायर क्रिएट कर देता है। ट्रान कामली एक्सप्लेन करता है कि किसी को डायरेक्टली माना से मारने के बजाय फायर बनाकर शूट करना ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल लगता है। ये सुन के केओन काफी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि अगर वो मेज नहीं होता तो वो इजिली एक प्रोफेसर बन सकता था। फिर ट्रान एक और बात बताता है कि वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है और पूछता है मैजिक बीस्ट पर कॉजिलिटी क्यों अप्लाई होती है। केओन समझाता है ये सब उनके माना की वजह से होता है। इसके बाद दोनों काफी देर तक मैजिक के बारे में एक बोरिंग सी डीप कन्वर्सेशन करते रहते हैं। एंड में केओन बताता है कि ज़ाहर ब्लड लाइन की एक स्पेशल एबिलिटी होती है, स्टिल्थ और ट्रैकिंग। वो ट्रान को ट्राई करने के लिए बोलता है। ट्रान एग्री करता है और विश करता है कि वो विजिबल ना रहे और शॉकिंगली वो इंस्टेंटली इनविजिबल हो जाता है। केओन ये देखकर हैरान रह जाता है। जब ट्रान वापस से विजिबल होता है तो केओन थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है काफी टाइम बाद उसने ये एबिलिटी देखी है और ये काफी डेंजरस है। वो बताता है कि वॉर के टाइम पर अरेबियन नाइट्स इस एबिलिटी से सबसे ज्यादा डरते थे, लेकिन वो ये भी क्लियर करता है कि ये इनविंसिबल एबिलिटी नहीं है, चाहे ये कितनी ही पावरफुल क्यों ना लगे। फिर केओन बोलता है वो ट्रान को और मैजिक ट्रेनिंग सिखाएगा। ट्रान उसे थोड़ा टीज करते हुए कहता है क्या दुश्मन फैमिली के एक मेज को इतना सब सिखाना ठीक रहेगा। केओन कामली जवाब देता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई और मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद ट्रान विलेज जाता है और अनाउंस करता है कि वो अपनी शीप बेचकर यहाँ से जा रहा है। उसने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया होता है। ये सुनते ही विलेज हेड पैनिक हो जाता है और पूछता है बिना उनसे पूछे ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया। ट्रान सीधा जवाब देता है कि वो उनका काम नहीं है, वो बस इतना करे कि एक नया शेफर्ड ढूंढ ले, लेकिन एक कंडीशन रखता है शीप से अच्छे प्राइस पर खरीदनी होगी और अगर नहीं तो वो सब शीप को फ्री छोड़ देगा और फिर देखते हैं कि कौन पकड़ पाता है। विलेज हेड फ्रस्ट्रेट होता है लेकिन वो जानता है ट्रान अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, इसीलिए मजबूरी में वो शीप खरीद लेता है और उसे बोलता है कि जो करना है करो। इसके बाद ट्रान और केओन साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रान को याद आता है कि विलेजर्स ने अभी भी केओन को पेमेंट नहीं दिया है। लेकिन केओन मना कर देता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर को ट्रान ने मारा था, इसीलिए उसे पेमेंट लेने का कोई हक नहीं है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक फॉर्क रोड पर पहुंचते हैं। केओन कहता है यही उनका रास्ता अलग होता है। वो माफी मांगता है कि वो ट्रान के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। ट्रान कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका शुक्रिया अदा करता है। दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और ट्रान कहता है अगली बार मिलेंगे तो स्माइल के साथ मिलेंगे। जैसे ही केओन दूर चला जाता है ट्रान को रियलाइज होता है कि उसके अंदर हमेशा से एक फादर फिगर की कमी थी। फिर वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। डेजर्ट क्रॉस करते वक्त उसे दूर कुछ अजीब लोग दिखते हैं। वो सोचता है कि ये शायद से मर्चेंट्स होंगे जो विलेज से विलेज ट्रैवल करते हैं। वो उनके पास जाता है डायरेक्शन पूछने के लिए। उन लोगों का जो ग्रुप था वो पहले समझता है कि वो उन्हें चैलेंज करने आया है, लेकिन ट्रान क्लैरिफाई करता है कि वो अकेले ट्रैवल कर रहा है और सबसे पास वाली सिटी का रास्ता पूछ रहा है। एक आई पैच वाला आदमी बोलता है कि जिस रोड से वो आए हैं उसे फॉलो करो और तुम मुराई सिटी तक पहुंच जाओगे। ट्रान थैंक्स बोलकर साइड होने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी उसे रोकता और कहता है फ्री में इन्फो नहीं मिलती, कुछ देना पड़ेगा। अगले ही मोमेंट पूरा ग्रुप ट्रान को घेर लेता है और वो भी वेपन्स के साथ। तब ट्रान को समझ आता है ये मर्चेंट्स नहीं बल्कि लुटेरे हैं। आई पैच वाला बंदा बोलता है ये वेस्ट लैंड है, यहाँ किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है आराम से अपना सामान दे दो वरना मारना पड़ेगा और उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत होगी। लेकिन ट्रान उन्हें शॉक कर देता है और बोलता है तुम लोग बुरे हो, लोगों को मारते हो, तो शायद मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकता हूँ। उसके फेस पर एक ठंडी सी खतरनाक स्माइल आ जाती है जो उन लुटेरों को अंदर से डरा देती है। फिर भी वो लुटेरे आगे बढ़ते हैं सिर्फ ये सोचकर कि ट्रान सिर्फ बकवास कर रहा है, लेकिन बस एक हाथ के फ्लिक के साथ ट्रान हवा को कमांड देता है और सबको उड़ा देता है। ट्रान खुद भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइंड को उसने इतने कम माना से बना दिया। लुटेरे जमीन पर गिर जाते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हुआ। ट्रान अपने वाटर पाउच में से पानी निकालता है और उसे एरोस की शेप देता है और सीधा एक लुटेरे की बॉडी के आर पार कर देता है। फिर भी उसे मजा नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि पत्थर थ्रो करना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। अब लुटेरों के लीडर को समझ आ जाता है कि वो लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो तुरंत भीख मांगने लगते हैं, बोलते हैं कि चाहे जो ले लो बस हमें छोड़ दो। लेकिन जब वो ये बोल रहे होते हैं तभी एक लुटेरा चुपके से पीछे से अटैक करने आ रहा होता है। जैसे ही वो पास आता है ट्रान जमीन पर पैर मारता है और रेत के स्पाइक्स बना देता है और वो स्पाइक्स उन लोगों को लग जाते हैं। जो लुटेरों का लीडर होता है वो ये देख कर कांप उठता है। ट्रान उसके पास आता है और बोलता है उसे एक सवाल का जवाब चाहिए। वो आदमी तुरंत मान जाता है। ट्रान पूछता है तुम लोगों ने बिना प्लान के अटैक क्यों किया, क्या हो अगर मैं विजार्ड हूँ। लुटेरों का लीडर जवाब देता है तुमने हमसे बात करते वक्त सर झुकाया और ग्रीट करते वक्त भी, इसीलिए हमें लगा कि तुम एक नॉर्मल आदमी हो। ये सुन के ट्रान हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखा दिया। जो लुटेरों का लीडर होता है वो अभी भी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है उसे समझ आ जाता है मौत उसके सामने खड़ी है। माउंटेन छोड़ने से पहले केओन ने ट्रान को एक इम्पोर्टेंट बात सिखाई थी कि लुटेरों पर बिल्कुल भी रहम ना करें, क्योंकि लुटेरे कभी भी दूसरों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ट्रान अब ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका होता है। अगर वो इनमें से किसी एक को भी छोड़ देगा तो वो आगे चलकर 10 से भी ज्यादा इनोसेंट लोगों को मार सकते हैं, इसीलिए वो इन लुटेरों को नहीं छोड़ने वाला। आगे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और वही रास्ता लेता है जिस रास्ते से वो लुटेरे आए थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके दिमाग में एक बात बार बार आती है, उसने अभी अभी लोगों को मारा। उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो जानता है उसने जो किया वो जरूरी था।
और कियोन की बातें सोचते सोचते आखिरकार ट्रान एक नई दुनिया के सामने खड़ा होता है। दूर से वो एक छोटी सी सिटी को देखता है जिसका नाम होता है मुराई, और जैसे ही वो सिटी के अंदर एंटर करता है वो लिटरली शॉक हो जाता है। इतने सारे लोग, वो भी एक जगह पर। उसने ये सब पहली बार देखा होता है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ विलेज से बिल्कुल अलग होता है। उस मोमेंट पर ट्रान को फील होता है कि वो सच में एक सिटी में आ गया है। वो एक फ्रूट सेलर के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। सेलर समझता है कि वो कुछ खरीदने आया है, लेकिन ट्रान बोलता है कि वो कस्टमर नहीं है। उसे कियोन की बात याद आती है कि सिटी आते ही सबसे पहले रहने की जगह ढूंढे, लेकिन सेलर जो होता है वो रूड हो जाता है और बोलता है अगर तुम कुछ खरीद नहीं रहे हो तो यहाँ से चले जाओ। ट्रान कंफ्यूज हो जाता है, क्या यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए भी पहले खरीदना पड़ता है? फिर वो एक एप्पल की तरफ पॉइंट करता है और उसका प्राइस पूछता है। सेलर बोलता है इसका हुआ 2 ड्यूपिट। ट्रान कॉइन्स निकालता है और सेलर तुरंत समझ जाता है कि एक आउटसाइडर है, फिर भी वो कॉइन्स एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही ट्रान पे करने वाला होता है वो फिर से किसी रहने वाली जगह का रास्ता पूछता है। इस बार सेलर रास्ता बता देता है, केप शॉप के पीछे स्ट्रेट जाओ और फिर लेफ्ट मुड़ जाना। ब्लू रूफ वाली बिल्डिंग की वो एक होटल है। ट्रान उस डायरेक्शन को फॉलो करता है और फाइनली उस इन तक पहुंच जाता है। वहाँ उसका वेलकम होता है एक स्टाफ मेंबर लेना के थ्रू। ट्रान पूछता है कि एक रात यहाँ पर रुकने के कितने पैसे होंगे। वो लड़की बोलती है 16 ड्यूपिट। ट्रान एग्री करता है, लेकिन उसे एक और चीज पूछनी होती है। वो पूछता है क्या यहाँ आसपास कोई मॉन्स्टर बाउंटी है? लेना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि ये सवाल अजीब है, लेकिन ट्रान का रीजन सिंपल है, उसे मॉन्स्टर्स मारने हैं और माना को अब्सॉर्ब करना है और उसे इस काम के पैसे भी मिलेंगे। जब लेना रिप्लाई नहीं करती तो ट्रान पूछता है क्यों। वो बोलती है दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। उसके बाद ट्रान उसे कुछ पैसे दे देता है और वो बताती है सिटी हॉल जाओ, वहाँ पर मॉन्स्टर्स की बाउंटीज मिलेंगी। ट्रान को सिटी हॉल का मतलब भी नहीं पता होता, तो लेना एक्सप्लेन करती है ये वो जगह है जहाँ पर पब्लिक काम हैंडल होते हैं और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो सिटी के लॉर्ड के अंडर होते हैं। लेकिन वो बताती है कि अभी लेट हो गया है इसीलिए कल चले जाना। और फिर वो पूछती है क्या तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो? ट्रान को इस टर्म का मतलब भी नहीं पता होता। लेना बताती है लोग कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान मॉन्स्टर को मार दे तो वो विजार्ड बन सकता है। उसे ये लग रहा होता है कि ट्रान भी वही ट्राई कर रहा है, मतलब वो विजार्ड बनने का ट्राई कर रहा है। तभी एक आदमी पीछे से आता है। मेडन, वो बोलता है जो लेना ने कहा वो सच है, उसने अपनी आंखों से देखा है। लगता है लेना और मेडन एक दूसरे को जानते हैं। लेना शौक होती है कि वो अभी तक जिंदा है। मेडन कहता है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो विजार्ड नहीं बन जाता। ट्रान क्यूरियस हो जाता है और डिटेल्स पूछता है। मेडन बताता है जैसे विजार्ड्स मॉन्स्टर को मार के स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे एक नॉर्मल इंसान भी मॉन्स्टर को मार कर विजार्ड बन सकता है। वो बताता है कि वो और उसकी टीम मॉन्स्टर्स हंट कर रहे हैं विजार्ड बनने के लिए। ट्रान एक्साइटेड होकर पूछता है क्या उनमें से कोई विजार्ड बना? मेडन बोलता है नहीं, सिटी में सिर्फ लॉर्ड का ही विजार्ड है और उनके नीचे 3 और। फिर मेडन ट्रान को जज करता है और बोलता है कि तुम्हारा गियर बकवास है और तुम्हारे पास प्रॉपर वेपन भी नहीं है। ट्रान कामली अपना स्लिंग दिखाता है। मेडन उस स्लिंग को देखकर इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वो काफी यूज हुआ लगता है। ट्रान बोलता है ये फास्ट शूटिंग के लिए परफेक्ट है। मेडन सजेस्ट करता है इससे फॉक्स या रैबिट मॉन्स्टर्स हंट कर सकते हो। फिर वो ऑफर देता है उनकी टीम में एक शूटर की जगह है, क्या ट्रान ज्वाइन करेगा? ट्रान पोलाइटली मना कर देता है और थैंक्स बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रात को। ट्रान अपने रूम में होता है और पूरे दिन के बारे में सोच रहा होता है। सब कुछ कितना क्योटिक था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो विलेज को छोड़ देगा। वो कैजुअली मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि कोई उसके आसपास है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और डोर की तरफ देखकर पूछता है कौन है। उसे कियोन की बात याद आती है कि कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करना, सिटी भी सेफ नहीं होती। वो अटैक के लिए रेडी होकर डोर खोलता है, लेकिन बाहर लेना खड़ी होती है। वो अजीब तरह के सवाल पूछ रही होती है, जैसे चेक कर रही हो वो सो रहा था या नहीं। फिर वो बोलती है वो उसे वार्न करने आई थी क्योंकि रूम ठंडा हो सकता है। ट्रान कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। लेना अपने चेस्ट की तरफ इशारा करती है, क्लियर हिंट देते हुए कि वो क्या ऑफर कर रही है। वो बोलती है थोड़े पैसे में वो जो चाहे करेगी। ट्रान सीधा कहता है अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो, लेकिन लेना उसके शोल्डर्स पकड़ लेती है और बोलती है झूठ मत बोलो, तुम्हारा फेस देखकर सब पता चल जाता है। ये सुनते ही ट्रान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। उसे कियोन की वार्निंग याद आती है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ये लोग ज्यादातर बीमारियां लेकर घूमते हैं। विजार्ड होने की वजह से वो रेसिस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो बीमारियां किसी और को दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी डिजायर को कंट्रोल करो वरना रिग्रेट होगा। ट्रान सीधा लेना को मना कर देता है। लेना गुस्से में चली जाती है। ट्रान को समझ आता है सिटी लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, पहले फ्रूट सेलर और अब लेना, सब कुछ पैसे और फायदे पर चलता है। वो वापस बेड पर जाता है और सोचता है यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का भी प्राइस है। ये सिटी मुझे पत्थर दिल लग रही है। तभी सीन दूसरी साइड शिफ्ट होता है। मर्डन की टीम बात कर रही होती है। एक बंदा पूछता है तुमने ट्रान को रिक्रूट करना क्यों चाहा? वो इतना खास नहीं लगता। कोई बोलता है उसका एटीट्यूड भी थोड़ा एरोगेंट है, वो मॉन्स्टर की बेट बनने के काम आएगा। लेकिन मर्डन बोलता है ट्रान उसे अपने यंग डेज की याद दिलाता है। एक्चुअली उसके वेपन को लेकर काफी सीरियस था। वो चाहता है ट्रान उसके पास रहे ताकि वो जिंदा रह सके। उसकी टीम उसकी काइंडनेस देखकर शॉक हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं है कि ट्रान अपने रूम से उनकी बातें सुन रहा होता है। ये सुन के ट्रान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो रियलाइज करता है कि शायद सिटी इतनी भी पत्थर दिल नहीं है जितनी उसने सोचा था। अगली सुबह ट्रान सिटी हॉल पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे एक रोड ऑफिशियल मिलता है। ट्रान सीधा बोलता है कि वो मॉन्स्टर को हंट करना चाहता है, लेकिन ऑफिशियल का एक्सप्रेशन और उसका चुप रहना ट्रान को कियोन की बात याद दिला देता है, दुनिया तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी। और जब ट्रान ने पूछा था क्यों, कियोन ने सिंपल जवाब दिया था क्योंकि दुनिया के पास कोई रीजन नहीं है तुम पर मेहरबान होने का। उसने ये भी बोला था कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें तो अपनी विजार्ड की आइडेंटिटी को रिवील करो, तब नॉर्मल लोग तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। तभी ऑफिशियल एक बुक निकालता है और ट्रान को देखता है। ट्रान देखते ही समझ जाता है
ये क्रो मॉन्स्टर का बाउंटी है। ऑफिशियल बोलता है अगर इसे मार सकते हो तो उसकी लाश वापस लेकर आना, और वार्न करता है अगर माना एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो व्राथ बन जाएगा, और सिटी के लॉ के हिसाब से ऐसी गलती की सजा डायरेक्ट मौत होती है। प्राण ऑलरेडी ये सब जानता है। फिर वो पूछता है नाइट्स ये काम क्यों नहीं करते। ऑफिशियल बोलता है नाइट्स के पास टाइम नहीं होता, उनका काम सिटी में ऑर्डर मेंटेन करना है, और बाहर के मॉन्स्टर्स प्राण जैसे लोगों के लिए हैं। प्राण बिना आर्ग्यू किए वहाँ से निकल जाता है। ऑफिशियल अंदर ही अंदर सोचता है ये लड़का जिंदा वापस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ट्रान वापस आ जाता है और उसके हाथ में होता है एक डेड क्रो मॉन्स्टर, जिसके चेस्ट में एक बड़ा सा होल होता है। ऑफिशियल शॉक हो जाते हैं, सिर्फ मॉन्स्टर मारना ही नहीं, वो इतनी जल्दी उसकी लाश भी ले आया। वो पूछते हैं क्या वो अकेला था। ट्रान सिंपली हाँ बोलता है और उनसे सीधा बाउंटी मांगता है। एक ऑफिशियल तुरंत पैसा लाता है और उसे ट्रान को दे देता है, और साथ में बोलता है जाकर रेस्ट कर लो। वो लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि मॉन्स्टर को इतनी क्लीन तरह से मारा गया है जैसे कि इस काम को किसी एक्सपर्ट ने किया हो। तभी वही पहले वाला ऑफिशियल नोटिस करता है ट्रान अभी भी गया नहीं। वो पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। ट्रान कामली पूछता है और कोई मॉन्स्टर है कि हंट करने के लिए। सब लोग शॉक हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये लड़का रुकने वाला नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। ट्रान ऑलरेडी 30 मॉन्स्टर्स मार चुका होता है। जिस दिन में वो रुका होता है वहाँ पर लेना उसे बेस्ट डिश सर्व करती है। वो कहती है लगता है तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं, लेकिन ट्रान बोलता है पैसे कमाना उसका मेन गोल नहीं है, उसे चाहिए मॉन्स्टर का माना। और जितने मॉन्स्टर्स उसने मारे उतना वो स्ट्रॉन्ग होता गया। वो रियलाइज करता है कि उसका माना लेवल केवल से मिलने के टाइम से काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो ये भी समझ रहा है वीक मॉन्स्टर से ग्रोथ की कुछ लिमिट होती है। कुछ देर बाद वो खाना फिनिश करता है और उसे लगता है जैसे किसी ने उसके साथ खाया हो, लेकिन लोग बोलते हैं सब कुछ उसने अकेला ही फिनिश किया है। ट्रान शेफ की तारीफ करता है और शेफ बोलता है कि नेक्स्ट टाइम और बेटर बनाएगा। ट्रान अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी मटन की ग्रुप का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है हमें पता है तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, थोड़ा हमें भी दे दो। ट्रान कुछ आर्ग्यू नहीं करता, सीधा उस आदमी को थप्पड़ मार देता है। सब शॉक हो जाते हैं। दूसरा बंदा पंच मारने आता है। ट्रान इजीली उसे डॉज कर लेता है और उसके फेस पर एक हिट करता है। पहला बंदा स्टूल लेकर आता है, लेकिन ट्रान अटैक को ब्लॉक करके उसे एक फ्लिक से उड़ा देता है। तब लेना चिल्लाती है इनके अंदर फाइट मत करो। तभी सीन शिफ्ट होता है बाद में। मडन खुद ट्रान के रूम पर आता है और उससे झुककर माफी मांगता है। वो बोलता है उसने उन दोनों को डांट दिया है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो बताता है उनकी टीम पैसे के लिए स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए वो लोग जेलस हो गए थे। वो उन दोनों से माफी भी मंगवाता है और वो मान भी जाते हैं। ट्रान पूछता है क्या सिचुएशन इतनी बुरी है। मडन बोलता है 3 दिन में शायद वो रूम का रेंट भी नहीं दे पाएंगे। तभी ट्रान एक मनी पाउच उसे दे देता है। मडन शॉक हो जाता है और पूछता है क्यों। ट्रान बोलता है ये उस काइंडनेस का रिपेमेंट है जब तुमने बोला था कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मडन हैरान होता है और पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ट्रान इग्नोर कर देता है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है कुछ भी फ्री नहीं होता, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मडन तुरंत स्माइल करता है और बोलता है इन्फॉर्मेशन ही उसकी स्पेशलिटी है। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। ट्रान फिर से हंट पर निकलता है, लेकिन इस बार वो सोच रहा है शायद ये सिटी में उसका लास्ट हंट होगा, क्योंकि मडन ने उसे नेक्स्ट सिटी की इन्फो दे दिया। अब उसे आगे बढ़ना है। वो रियलाइज करता है मडन भी एक अच्छा इंसान है, उसके पास केवल जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही प्योर और काइंड है। तभी अचानक ट्रान को एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। वो तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ता है, दिल में एक डाउट के साथ कि कहीं वो वही ना हो जो वो सोच रहा है। और जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है उसे मिलता है खून की स्मेल, और सामने वही आदमी पड़ा होता है जिसने उससे कल ही फाइट की थी, और अब वो पूरा खून से भरा हुआ है। जैसे ही ट्रान उस इंजर्ड आदमी के पास खड़ा होता है तभी वो पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों के सामने मडन की डेड बॉडी होती है जो कि जमीन पर पड़ी होती है। ये देखकर उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी टीम का एक बंदा जो अभी भी जिंदा होता है मुश्किल से बोलता है ये एक रैबिट मॉन्स्टर है। ट्रान तुरंत पीछे मुड़ता है और सामने वो कल्प्रिट खड़ा होता है। अचानक रैबिट मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड से उस पर जंप करता है। ट्रान लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है, वरना वो उससे सीधा हिट हो जाता। ट्रान तुरंत अपना स्लिंग निकालता है और एक पत्थर को शूट करता है, लेकिन शॉकिंगली रैबिट उस पत्थर को डॉज कर देता है। तब ट्रान को समझ आता है कि ये मॉन्स्टर लॉन्ग रेंज अटैक से डील करना ऑलरेडी सीख चुका है। रैबिट फिर से अटैक करता है। इस बार ट्रान तुरंत इनविजिबल हो जाता है। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और अगले ही मोमेंट ट्रान उसके पीछे अपीयर होता है और डैगर सीधा उसकी नेक में घुसा देता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और काउंटर अटैक करके ट्रान को पीछे फेंक देता है। फिर बिना रुके वो दोबारा अटैक के लिए आता है। ट्रान फिर से इनविजिबल हो जाता है। अब मॉन्स्टर इरिटेट हो चुका है, वो हर जगह अटैक करना स्टार्ट करता है। वो ट्रीज तक को काट देता है, सिर्फ ये गेस करके कि ट्रान कहाँ हो सकता है। फाइनली ब्लड लॉस की वजह से वो काफी जोर से चीखता है और फिर गिर के मर जाता है। फाइट खत्म हो जाती है। ट्रान कामली उसका माना एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग फील होता है। उसे रियलाइज होता है कि ये माना क्वांटिटी लिपिड मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। तभी वही लास्ट सर्वाइविंग बंदा शॉक में बोलता है तुम एक विजार्ड हो। ट्रान सिंपली हाँ बोल देता है। वो आदमी पूछता है फिर तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों रखी, लेकिन ट्रान उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सीधा कहता है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है जिसको तुम्हारी चीजें दे सकूं। वो आदमी दुखी होकर बोलता है नहीं। ये सुन के ट्रान को कल रात की बात याद आती है जब मडन ने उसे एक बड़ी सिटी ओरम के बारे में बताया था। वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हजारों बुक्स के साथ, लेकिन एंट्री सिर्फ विजार्ड्स को मिलती है। उस टीम को दफनाने के बाद ट्रान डिसाइड करता है कि अब वो ओरम जाएगा। वो मडन को लास्ट फेयरवेल देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जब वो ओरम पहुंचता है। तब उसे समझ आता है मुराई एक्चुअली कितना छोटा शहर था, क्योंकि ओरम उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। सिटी गेट पर बहुत सारे लोग एंट्री के लिए लाइन में खड़े होते हैं। ट्रान सोचता है शायद गार्ड्स क्रिमिनल्स चेक कर रहे हैं,
लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि एक ग्रेट सिटी है। जैसे ही वो एंटर करने लगता है गार्ड उसे रोक देता है और बोलता है इतने गंदे कपड़ों में एंट्री अलाउड नहीं है, पहले जाओ और साफ होकर आओ। बाद में ट्रांस सिटी में एंट्री ले लेता है और सीधा लाइब्रेरी की तरफ जाता है। लाइब्रेरी को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसे लगता है ये मैजिक से ही बनी होगी। एंट्रेंस पर गार्ड्स उसे रोक देते हैं और बोलते हैं एंट्री सिर्फ विजार्ड्स के लिए है। ट्रान बोलता है कि वो एक विजार्ड है, लेकिन गार्ड्स इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तब एक गार्ड अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और अचानक उसे एक अजीब सा प्रेशर फील होता है कि उन्हें पहले ही बताया था विजार्ड एक दूसरे का माना फील कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को भी जज कर सकते हैं। अगले मोमेंट वो गार्ड प्रेशर से हिल जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसका दोस्त शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो गार्ड बोलता है कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका होता है ट्रान कोई नॉर्मल विजार्ड नहीं है, वो कम से कम नोबल के लेवल का है। वो तुरंत खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मेरा नाम है केनिया, मैं हाउस वेल्टस का नाइट हूँ। वो ट्रान से पूछता है कि वो किस हाउस से है। ट्रान सीधा बोलता है क्या ये बताना जरूरी है। केनिया कहता है नहीं, लेकिन लाइब्रेरी यूज करने के लिए हाउस ऑफ वेल्टस के मास्टर की परमिशन चाहिए होगी और वो तुरंत उन्हें कांटेक्ट करेगा। लेकिन ट्रांस सोच भी नहीं पाता कि सिंपल एंट्री प्रोसेस उसे सीधा वेल्टस मेंशन तक ले जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है मेंशन में। उसे एक बड़े पूल पर ले जाया जाता है जहाँ मेड्स उसे नहला रही होती हैं। ट्रान अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है वो खुद कर लेगा, लेकिन मेड्स बोलती हैं अगर उन्होंने उसे प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ट्रान मजबूरी में बोलता है ठीक है, जो करना है करो। जब वो रेडी हो जाता है और नए कपड़े पहनता है तब मेड्स भी उसके लुक्स को देखकर काफी हैरान रह जाती हैं। वो उससे माफी मांगती हैं, लेकिन ट्रान बोलता है कोई बात नहीं। लेकिन मेड्स बोलती हैं वो उनसे कैजुअली बात ना करें, ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रान और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये सब क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है बाद में। ट्रान मिलता है हाउस की यंग लेडी से जिसका नाम होता है एला, एक लाल बालों वाली लड़की। वो सीधा पूछती है ट्रान किस हाउस से। ट्रान बोलता है कि पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं बता सकता। एला थोड़ी सरप्राइज होती है और अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर लेती है और अचानक से वो अपना माना रिलीज करती है और वो ट्रान को भी बोलती है कि वो भी अपना माना रिलीज करे। उसके बाद ट्रान भी अपना माना रिलीज करता है। एला का ऑरा येलो होता है और ट्रान का ब्लू। दोनों का प्रेशर इतना हैवी होता है कि रूम में जितने भी लोग थे उन्हें झुकना पड़ता है। शो खत्म होने के बाद एला इम्प्रेस होती है और कैजुअली बोल देती है मुझसे शादी कर लो। ट्रान का एक्सप्रेशन फिर से बदल जाता है शॉक और कंफ्यूजन में। बटलर भी तुरंत बोलता है ऐसी बातें मत कहो। एला तुरंत बोलती है कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन जाते जाते वो फिर से बोलती है सोच लेना एक बार। एला के जाने के बाद ट्रान अपना हाथ देखता है, उसकी फिंगर्स हल्की सी कांप रही होती हैं और तब उसे रियलाइज होता है कि एला का माना उसके बराबर का है। कुछ देर बाद ट्रान को पैट्रिच के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है हाउस ऑफ वेल्टस के लीडर रग वेल्टस से। इंट्रोडक्शन के बाद रग सीधा बोलता है उसे पता है कि ट्रान लाइब्रेरी यूज करना चाहता है, लेकिन वो एक बात क्लियर कर देता है लाइब्रेरी में कोई एशियंट सीक्रेट मैजिक नहीं है और ना ही कोई ऐसा मेथड जो कि उसके माना को इंस्टेंटली बढ़ा दे। लेकिन ट्रान कामली बोलता है उसे वैसा कुछ चाहिए भी नहीं। ये सुन के रग कहता है अगर तुम फिर भी उसे यूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और वो कंफर्म करता है लाइब्रेरी में उनके हाउस का कोई कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नहीं है क्योंकि रात हो चुकी होती है। वो ट्रान को नेक्स्ट डे आने को बोलता है। ट्रान थैंक्स करता है और कहता है वो उसकी काइंडनेस नहीं भूलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। गार्ड्स ट्रान को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। उसका पास वेरीफाई करने के बाद ट्रान लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है और एक बार फिर से शॉक हो जाता है। इतनी बड़ी इतनी ग्रांड जगह वो अभी भी एक्सप्लोर कर ही रहा होता है। तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आता है, अली लाइब्रेरियन। वो ट्रान का वेलकम करता है और रूल्स एक्सप्लेन करता है। ट्रान अंदर ही अंदर शॉक होता है, इतना छोटा बच्चा लाइब्रेरियन है। अली बोलता है पहला रूल ये है कि कोई भी बुक डैमेज नहीं करनी है, नहीं तो उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। दूसरा, कोई भी बुक बाहर नहीं ले जा सकते। और तीसरा, वो उसे ऑब्जर्व करेगा। ट्रान थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है थोड़ा डिस्टेंस रखो। फिर ट्रान पूछता है क्या वो खुद भी बुक्स पढ़ता है, जिस पर अली बोलता है हाँ, और वो उसकी हेल्प भी कर सकता है। वो पूछता है तुम्हें रोमांस बुक चाहिए या फिर हिस्ट्री के ऊपर। ट्रान सीधा बोलता है उसे बेसिक वर्ड की नॉलेज चाहिए। कुछ ही देर बाद अली उसके लिए बुक्स लाता है। पहले वो उसे कुछ पुरानी बुक्स देता है, फिर बोलता है ये शायद सूट नहीं करेगी, और फिर दूसरी बुक्स देता है। ट्रान उसका थैंक्स करता है और जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करता है उसे ऐसा फील होता है जैसे वो हेवन में आ गया हो। उसे रीडिंग से प्यार हो जाता है। वो रोज यही रूटीन फॉलो करता है और धीरे धीरे उसे दुनिया का जियोग्राफी, डिफरेंट रेसेस, विजार्ड एटिक्यूट और चीजों का प्रोडक्शन प्रोसेस तक समझ आने लगता है। हर नई नॉलेज के साथ उसकी दुनिया जो पहले अननोन थी अब क्लियर और विविड बनने लगी है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। रग उसे दोबारा ऑफिस में बुलाता और कहता है वो देख रहा है ट्रान लाइब्रेरी का अच्छा यूज कर रहा है और जो वो कर रहा है वो सिर्फ काइंडनेस नहीं बल्कि गुडविल भी है। अब वो चाहता है कि ट्रान उस गुडविल का रिपेमेंट करे। ट्रान सीधा बोलता है कि क्या चाहिए। रग बताता है सिटी के नॉर्थ में एक मॉन्स्टर आया है जो ट्रैवलर्स को मार रहा है। ट्रान पूछता है क्या वो उसे हंट करे। रग बोलता है पहले 4 नाइट्स गए थे लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आया और इस बार हमें एक नोबल लेवल विजार्ड चाहिए और वेल्टस हाउस सिर्फ 2 लोगों को भेज सकता है। ट्रान को ये काम बुरा नहीं लगता क्योंकि लोगों को प्रोटेक्ट करना ही विजार्ड का काम है, लेकिन उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। रग बताता है नॉर्थ रोड ब्लॉक हो चुकी है जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड का रास्ता है और ये प्रॉब्लम 10 दिनों से चल रही है। ये सुनते ही ट्रान समझ जाता है ये सब उसके आने से पहले ही स्टार्ट हो चुका था और इसी वजह से उसे इतनी इजीली लाइब्रेरी का एक्सेस मिल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। हंट के लिए एक ग्रुप रेडी होता है और एला भी टीम में होती है। वो कंप्लेन करती है कि उसके फादर ने ट्रान को क्यों इंक्लूड किया। ग्रुप में एक और मेंबर होता है जिसका नाम होता है मार्विन वेल्टस। फॉरेस्ट में जाते वक्त मार्विन कैजुअली पूछता है क्या ट्रान को एला पसंद है। ट्रान सीधा मना कर देता है
मार्विन ये सुनकर खुश होता है। कुछ देर बाद वो एक डिस्ट्रॉयड कैरेज को देखते हैं और ये एक मॉन्स्टर का काम होता है। सोल्जर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्रान को क्लू मिल जाता है। वो बोलता है कि मॉन्स्टर एक मंकी है। एला पूछती कि उसे कैसे पता। ट्रान दूर एक हैंड प्रिंट दिखाता है और बताता है मंकी ने अटैक किया था और फिर वो फॉरेस्ट में चला गया। अगर हम लोग इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। एला बोलती है उसके पास ऐसी ट्रैकिंग मैजिक नहीं है, ना ही मार्विन के पास। ट्रान बोलता है कि वो ट्राई करेगा। एला तब समझ जाती है कि ट्रान किस ब्लड लाइन से है। ट्रान एक क्लोथ उठाता है और माना सेंस करके डायरेक्शन बताता है। ग्रुप उस डायरेक्शन में बढ़ता है और एक स्ट्रीम तक पहुंचता है। वहाँ ट्रेल खत्म हो जाता है। ट्रान बोलता है मॉन्स्टर ने पानी में अपना ट्रेस वॉश कर दिया। एला शॉक हो जाती है, एक बीस्ट इतना स्मार्ट। ट्रान बोलता है शायद से उसने बस ये इंस्टिंक्ट से किया अपने। तभी ट्रान को फिर से स्मेल आती है और वो चिल्लाता है पीछे। जैसे ही वो बोलता है मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है। वो एक टेरिफाइंग मंकी होता है और ऊपर से वो पत्थर फेंक रहा होता है, वो भी बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ। नाइट्स जो होते हैं वो कट हो जाते हैं, लेकिन ट्रान डॉज कर लेता है। वो नोटिस करता है एला और मार्विन ने डॉज करने के बजाय नाइट्स को शील्ड बना लिया। ये देखकर ट्रान डिसअपॉइंट हो जाता है और रियलाइज करता है कि उसकी माँ बिल्कुल सही कहती थी। मॉन्स्टर भागने लगता है। एला नाइट को चेस करने को बोलती है। जैसे ही वो दूर जाने लगता है, एक स्टोन लाइटनिंग स्पीड से उड़ता है और वो एला के पास से गुजरता है, नाइट्स के बीच से निकलता है और सीधा मॉन्स्टर के बॉडी को बीच से फाड़ देता है और उसे गिरा देता है। सब शौक में मुड़ते हैं और देखते हैं ट्रान खड़ा है अपने स्लिंग के साथ। मॉन्स्टर जैसे ही गिरता है, एला तुरंत अपनी फायरबॉल मैजिक का यूज करती है और उसे पावरफुल फ्लेम से जला देती है और वो फ्लेम्स इतनी पावरफुल होती है कि आसपास का एनवायरनमेंट तक हीट अप हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रान इंप्रेस होता है क्योंकि उसने फाइनली हाउस वोल्टस की ब्लड लाइन एबिलिटी देख ली, पायरोमैनिक पावर। जब एला उस मॉन्स्टर को पूरी तरह रोस्ट कर देती है, वो कैजुअली एडमिट करती है कि जब वो स्टोन उसकी तरफ आ रहा था तब उसे भी थोड़ा डर लगा था। एला और मार्विन आपस में मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे घायल नाइट्स मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। एला उन्हें डांट देती है और बोलती है इतना चिल्लाना बंद करो। एक नाइट का तो हाथ ही उड़ चुका होता है और टीम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। ट्रान साइड पर खड़ा होता है और थैंकफुल फील करता है कि कोई मरा नहीं, लेकिन उसे ये भी लगता है कि ये जो इंजरीज हुई हैं वो अवॉइड हो सकती थी। उसे साफ दिख रहा होता है एला और मार्विन नाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उन्होंने वीक लोगों को शील्ड बना लिया। मार्विन उसका एक्सप्रेशन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। ट्रान बोल देता है कुछ नहीं। तब एला ट्रान को बोलती है वो उनके साथ माना एब्जॉर्ब कर सकता है। ट्रान एग्री करता है और तीनों मिलकर मॉन्स्टर का माना एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रान ने पहले ही बुक में पढ़ा था कि अगर मल्टीपल लोग एक साथ माना एब्जॉर्ब करें तो पावर कम होती है। कुछ देर बाद एला और मार्विन रुक जाते हैं क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच गए होते हैं, लेकिन ट्रान अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देखकर एला समझ जाती है कि उसके फादर ने ट्रान को क्यों इंक्लूड किया। उसका माना कैपेसिटी और कंट्रोल उसके बराबर का या उससे भी ऊपर है। और सबसे शॉकिंग बात, ट्रान अभी भी अपनी ग्रोथ लिमिट तक नहीं पहुंचा। तभी सीन शिफ्ट होता है बाद में। सब लोग कैसल में वापस आते हैं। मार्विन ट्रान की तारीफ करता है और बोलता है कि उसकी वजह से वो लोग मॉन्स्टर को मार पाए, लेकिन ट्रान हम्बल रहता है और बोलता है ये कुछ भी खास नहीं था। वो रिग्रेट करता है कि उसने मॉन्स्टर को पहले नोटिस नहीं किया, जिससे मॉन्स्टर को पहले अटैक करने का चांस मिल गया। और वो ये भी बोलता है कि उसे नहीं लगा था कि मॉन्स्टर के पास सर्च एबिलिटी भी होगी। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। तब ट्रान एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर की एबिलिटीज उनके फिजिकल ट्रेट पर डिपेंड करती है। वो बताता है कि मंकी के बड़े हाथ और बड़ी आंखें थी, तो उसने थ्रोइंग और लॉन्ग डिस्टेंस विजन एबिलिटी डेवलप की। मार्विन उसकी नॉलेज देखकर इंप्रेस हो जाता है। ट्रान बताता है कि उसने ये सब लाइब्रेरी की मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ा। मार्विन हैरान होता है क्योंकि लोग लाइब्रेरी जाना पसंद ही नहीं करते। एला बोलती है वो एक बार गई थी, लेकिन वो बुक्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि वो आधा भी नहीं पढ़ पाई। ट्रान कैजुअली बोलता है नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरियन से इजी बुक पूछ लेना। एला कंफ्यूज हो जाती है और कहती है लाइब्रेरियन, उसे किसी लाइब्रेरियन के बारे में पता ही नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है, ट्रान वापस लाइब्रेरी आता है और लाइब्रेरियन उसे एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करता है। ट्रान उसे देखकर रियलाइज करता है कि शायद कुछ अजीब है, वो टिपिकल लाइब्रेरियन जैसा नहीं लगता। अचानक ट्रान पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। लाइब्रेरियन थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है उसने परमिट से देखा था, और ये भी रिवील करता है कि जब तक कोई लाइब्रेरी के अंदर है वो सब कुछ देख सकता है। ट्रान पूछता है उसे कैसे बुलाए। वो बोलता है उसका कोई काम नहीं, जो चाहे बुला लो। ट्रान पूछता है वो उसे कैसे बुलाए। वो बोलता है उसका कोई काम नहीं, जो चाहे बुला लो। ट्रान सीधा बोलता है द लाइब्रेरियन, लेकिन वो और ऑकवर्ड हो जाता है अपनी अजीब बातों से। ट्रान पूछता है क्या वो ओल्ड एम्पायर से है। वो बोलता है कि वो इंसान ही नहीं है, वो एक स्पिरिट है और लाइब्रेरी के साथ एक ही एंटिटी है। उसका अभी का फॉर्म सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है और वो यूजर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ट्रान बोलता है ये उसकी प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन लाइब्रेरियन इंसिस्ट करता है कि वो वही है जो ट्रान देखना चाहता है। ट्रान इस चीज को टेस्ट करता है और ट्रान का हाथ उसके आर पार चला जाता है। लाइब्रेरियन बोलता है काश वो फिजिकली इंटरेक्ट कर पाता तो वो सबको पनिश करता, वो लोग को जो बुक चुरा लेते हैं। ट्रान को समझ आता है कोई और उसे देख नहीं सकता। लाइब्रेरियन कंफर्म करता है अब तक किसी के पास भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। उसके क्रिएटर ने उसे ऐसा बनाया था कि उसे सिर्फ सर्टेन लेवल के लोग ही देख सके, मतलब अभी सिर्फ ट्रान ही उसे देख सकता है। ट्रान पूछता है कौन सा लेवल। वो बोलता है ब्लड लाइन लेवल। ट्रान तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है और उसे और बताने को बोलता है। लाइब्रेरियन मजाक करता है और कहता है पेरेंट्स से पूछ लो। ट्रान मजबूरी में बोलता है कि वो ऑर्फन है। तब लाइब्रेरियन डिसाइड करता है वो खुद चेक करेगा, लेकिन उसे परमिशन चाहिए। ट्रान नर्वस होकर हाँ बोल देता है। लाइब्रेरियन अपना हाथ उसकी बॉडी में डाल देता है और चेक करना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि ट्रान के अंदर ऑलरेडी 2 ब्लड लाइन्स हैं, परशुअर और हंटर हाउस ऑफ जहार के ट्रेड्स हैं, लेकिन एक और भी है मिक्स ब्लड लाइन, मतलब उसके पेरेंट्स अलग अलग ब्लड लाइन से थे। ट्रान पूछता है दूसरा कौन सा है। लाइब्रेरियन बोलता है कि वो अभी भी लॉक है और ये अनकॉमन नहीं है,
ये टाइम के साथ अनलॉक हो जाएगा जब ट्रान स्ट्रांग होगा। अब ट्रान को क्लियर हो जाता है कि उसकी माँ नॉर्मल नहीं थी, वो जरूर से किसी नोबल के हाउस से थी। ट्रान लाइब्रेरियन को थैंक्स बोलता है, लेकिन लाइब्रेरियन बोलता है अगर सच में थैंकफुल हो तो 1 महीना और रुक जाओ। तभी सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। उसके बाद ट्रान रेगुलर लाइब्रेरी आता रहता है और लाइब्रेरियन हमेशा उसके साथ होता है। वो हर बुक का एक्सप्लेनेशन देता है और ऐसी नॉलेज भी बताता है जो हजारों साल पुरानी और लॉस्ट है। वो ट्रान को नेचर के लॉस तक समझा देता है जो उसका दिमाग हिला देता है। ट्रान को समझ आता है कि बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है और डिके भी उन्हीं की वजह से हुआ था। धीरे धीरे बस वो प्रिंसिपल्स भी समझने लगता है। ट्रान अब सिर्फ बेसिक मैजिक नहीं बल्कि डीप लेवल नॉलेज समझने लगता है, जैसे लाइट का रिफ्रैक्शन, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होना और लिविंग बीइंग का कैसे इंजर्ड होना और कैसे हील होना। एक दिन वो डीके पर एक्सपेरिमेंट करता है और जब वो सक्सेसफुली काम कर जाता है उसका दिमाग हिल जाता है। अब तक जो भी उसने सीखा उसकी वजह से उसकी विजार्ड स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी होती हैं। वो लाइब्रेरियन से बोलता है शायद ग्रेट हाउसेस नॉलेज को हाइड करते हैं